सभी को नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा था भारत के अफवाह तंत्र में सिंधु नदी अफवाह तंत्र हमने पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ेंगे वो है गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी का अफवाह तंत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। अब गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में अपन थोड़ा सा वर्णन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन भारत का एक मानचित्र बना देते हैं, उत्तरी भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं। और उत्तरी भारत के मानचित्र में हमने ऐसा देखा है कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये नेपाल और ये आगे की स्थिति। कुल मिला के ये उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत में अपन देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल। अब गंगा नदी के बारे में हम थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं कि ये एक जगह का नाम उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन ऐसा है नहीं कि साहब देवप्रयाग में ही जल इतना आराम से मिल जाएगा कि एक नदी का उद्गम हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देवप्रयाग के अंदर दो जलधाराएं आकर मिलती है, दो छोटी नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी का नाम है भागीरथी नदी और एक नदी इधर से आकर मिलती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा और भागीरथी नाम की दो जलधाराएं, दो नदियां आकर मिलती हैं, तब जाकर देवप्रयाग के अंदर गंगा का उद्गम होता है। अब ये भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री नामक हिमनद से उद्गम होता है। इसका भागीरथी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री हिमनद से। अभी इस गंगोत्री हिमनद से आगे बढ़ने के बाद में भागीरथी एक जगह का नाम आती है टिहरी। इस टिहरी नामक स्थान पर एक नदी आकर और मिलती है इधर से और उस नदी का नाम है बिल्हांगना नाम की नदी टिहरी नामक स्थान पर आकर भागीरथी नदी से मिलती है और इसी टिहरी नामक स्थान पर एक बांध बना रखा है और उस बांध का नाम है टिहरी बांध। और वो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब ये टिहरी से आगे बढ़ती है नदी और फिर आ जाता है यहाँ पर देवप्रयाग में एक नदी आती है अलकनंदा। और अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल है संतोपंथ नामक स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। यहां से नदी आगे बढ़ती है, यहां पर आ जाता है बद्रीनाथ से आगे बढ़ने के बाद में एक जगह आती है यहां पर विष्णुप्रयाग। इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग के पास में एक नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है धौलीगंगा। विष्णुप्रयाग है यहां इस जगह पर और विष्णुप्रयाग के पास में बाएं हाथ की तरफ से एक नदी आती है और इस नदी का नाम है धौलीगंगा। यानी संतोपंथ से अलकनंदा शुरू होती है और इस अलकनंदा के बाएं हाथ से आकर मिलने वाली मुख्य नदी है धौलीगंगा। और ये धौलीगंगा नदी आकर मिलती कहां पर है? विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ने के बाद में अलकनंदा, इस जगह पर है रुद्रप्रयाग के पास दाहिने हाथ की तरफ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी बाईं तरफ से आकर मिलती है। और यहीं पर है केदारनाथ। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ दोनों एक जगह ही हैं और रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के पास में नदी आकर मिलती है दाहिने हाथ की तरफ से मंदाकिनी। यानी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, धौलीगंगा जो बाएं हाथ की तरफ से आकर मिलती है, मंदाकिनी जो कि दाहिने हाथ की तरफ से आकर मिलती है। एक नदी और है पिंडार नदी जो कि धौलीगंगा के पास में आकर कर्णप्रयाग के पास में आकर मिलती है बाएं हाथ की तरफ से मिलने वाली नदियों में धौलीगंगा और पिंडार नदी, ये दो नदियां हैं। पिंडार नदी कर्णप्रयाग के पास में आकर मिलती है और ये धौलीगंगा आकर मिलती है विष्णुप्रयाग के पास में। फिर ये मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग के पास में। रुद्रप्रयाग के पास में ही केदारनाथ है। अब यहां से ये नदी आगे बढ़ती है यानी देवप्रयाग के पास में
भागीरथी और अलकनंदा का दोनों का संगम हो जाता है और यहीं से गंगा बनती है। यहीं से देवप्रिया के बाद में ही उन दोनों नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आ जाता है हरिद्वार। हरिद्वार के पास में पहली बार ये गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में उतरती है और यहाँ से चलने के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है। यहाँ बढ़ने के बाद में यहाँ आ गया भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर। यहाँ पर है फरक्का, एक जगह का नाम है फरक्का। फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जैसे ये नदी प्रवेश करती है इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी भारत के अंदर बोली जाती है, जैसे ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये नदी भारत के फरक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है। फरक्का नामक स्थान पर एक बांध बना रखा है जिसको फरक्का बांध के नाम से जाना जाता है। ये तो रहा गंगा नदी का प्रवाह। अब आगे बात करते हैं, इसमें बड़े बड़े शहरों के साथ से ये निकलती है, जैसे प्रयागराज के पास में होकर निकलती है, कानपुर वगैरह, ये सभी बड़े बड़े शहर हैं। ये गंगा नदी के प्रवाह जो अफवाह है इस क्षेत्र से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने देख लिया होगा कि गंगोत्री से नदी निकलती है भागीरथी, संतोपन से नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। अब बात करते हैं इसकी दूसरी सहायक नदियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है ये गंगा नदी शुरुआत होती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में ही फरक्का है। यानी 4 राज्यों से गंगा नदी बहती है। अब एक उत्तराखंड में है यमुनोत्री, इस जगह का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री से उत्तराखंड में, यमुनोत्री से ये नदी उत्तराखंड से आगे बढ़ती है, हरियाणा जाता है, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये जगह है प्रयागराज और ये नदी है यमुना। यानी यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से यमुनोत्री से ये नदी हरियाणा में आती है, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी बोलते थे पहले, वर्तमान नाम इसका प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में आकर ये नदी गंगा नदी से आकर मिल जाती है। अब यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे, यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा अपन एक बार और देख लेते हैं। यमुना नदी में बड़े शहर दिल्ली इसी नदी पर है, मथुरा, आगरा, यानी मुख्य रूप से दिल्ली, मथुरा, आगरा ये यमुना नदी पर ही बसे हुए हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यमुना नदी भारत की प्रदूषित नदियों में से एक है। ज़्यादातर 2 ही नदियां हैं प्रदूषित, एक तो दामोदर नदी है और एक यमुना नदी है। और दोनों ही नदियां जैविक दृष्टि से मृत प्राय मानी जाती हैं क्योंकि इन नदियों में काफ़ी प्रदूषण है, इसलिए किसी भी जीव की लगभग जिंदा रहना, इस नदी के पानी में जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल है। इसकी सहायक नदियों की बात करें हैं, दाहिनी तरफ से एक नदी आकर मिलती है जो कि मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान से निकलती है और वहाँ से राजस्थान में आती है और वो नदी है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान के धौलपुर से ये नदी बाहर निकलती है और यहाँ पर एक बरेह है जो कि इटावा जिले के अंदर बरेह नामक का स्थान है, वहाँ पर ये नदी यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल। यानी चंबल इसकी दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में से एक नदी है। और ये है बरेह, एक छोटा सा गांव है, उस गांव के पास में आकर, और वो छोटा सा गांव कौन सी जिले में है? इटावा जिले में है। और इटावा जिले में आकर ये नदी यमुना से मिल जाती है। इसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो दाहिनी तरफ से आकर मिलती हैं, जैसे केन है, बेतवा है और सिंध नदी। ये 3 नदियाँ आकर यमुना में आकर मिलती हैं, केन, बेतवा और सिंध नदी। ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में प्रयागराज में आकर
यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। यहीं तक का इसका सफ़र है यमुना नदी का। अब आगे बात करते हैं यमुना नदी की, गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों में। अब एक नदी है रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड के कुमाऊं से निकलती है। इस नदी का नाम है रामगंगा। ये नदी है रामगंगा। रामगंगा निकलती है कुमाऊं से। कुमाऊं से नदी निकलती है और कन्नौज के पास आकर, ये जगह है कन्नौज की, कन्नौज के पास आकर ये नदी गंगा में मिल जाती है। यानी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है कुमाऊं हिमनद, और कुमाऊं से चलकर गंगा में आकर मिलती है कौन से स्थान पर? कन्नौज के पास में। फिर इसके बाद में नदी है एक गोमती। इस नदी का नाम है गोमती। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले से निकलती है और आकर ये कहाँ मिलती है? वाराणसी के पास। ये जगह है वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी के पास में गोमती नदी आकर मिलती है और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? पीलीभीत। इसी गोमती नदी के ऊपर दो बड़े शहर बसे हुए हैं, एक तो लखनऊ और एक जौनपुर। यानी जौनपुर और लखनऊ दोनों शहर गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। गोमती नदी पीलीभीत जिले से इसका उद्गम है और वाराणसी में आकर इस नदी से मिल जाती है। उसके बाद में अगली नदी है घाघरा। घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। और ये यहाँ पर एक शहर है बलिया और यहाँ पर है छपरा। बलिया और छपरा ये दो जिले हैं। बलिया और छपरा के बीच में घाघरा नदी आकर गंगा में मिलती है। यानी गंगा का संगम स्थल कहाँ? गंगा और घाघरा का दोनों का संगम कहाँ है? बलिया और छपरा, जो दो बड़े शहर हैं, इन दोनों के बीच में आकर घाघरा नदी आकर मिलती है। घाघरा कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। और उसकी इस घाघरा नदी की तीन सहायक नदियां भी हैं। एक तो है शारदा, शारदा, फिर है सरयू और इधर से आती है रप्ती। इस प्रकार ये तीन नदियां घाघरा नदी की सहायक हैं, शारदा, सरयू और रप्ती। सरयू नदी पर अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या जो राम मंदिर बनने की जहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, वो शहर कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? सरयू पर। और सरयू कौन सी नदी की सहायक है? घाघरा नदी की। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी आती है। गंडक नदी नेपाल से आती है। नेपाल से गंडक नदी का उद्गम होता है और ये बिहार के पटना नामक स्थान पर आकर गंगा से मिलती है। पटना के पास में आकर ये जो नदी है गंडक, गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल की पहाड़ियाँ। और ये इसमें कुछ और सहायक नदियाँ भी हैं, इसकी बूढ़ी गंडक वगैरह, ये सभी सहायक नदियाँ हैं। ये पटना के पास में आकर गंडक नदी गंगा से मिलती है। और उसके बाद में नदी आती है कोसी। ये कोसी फिर तिब्बत के पठार से, तिब्बत का पठार आगे है, नेपाल पीछे रह जाता है। तिब्बत के पठार से नदी निकलती है कोसी और इस नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार और यहाँ पर भागलपुर में आकर ये नदी गंगा से मिलती है। कौन से स्थान पर? भागलपुर। अब इस कोसी नदी के बारे में थोड़ी सी मैं विशेषताएं बता देता हूँ। कोसी नदी गंगा भारत की एकमात्र नदी है जो गंगा में सर्वाधिक पानी लाती है। वो नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी अपने प्रवाह में परिवर्तन के नाम पर, परिवर्तन के मामले में थोड़ी सी बदनाम है, क्योंकि ये चलते चलते ही अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। क्योंकि इसके साथ खूब निक्षेप वगैरह ये बहकर आते हैं, जिससे अवसाद वगैरह बहकर आते हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से अवसाद साथ लेकर आने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है कोसी नदी। और इसी अवसाद के कारण ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। मार्ग परिवर्तित होते ही बिहार राज्य के अंदर इससे
बाढ़ आने लग जाती है। और इसी वजह से अवसाद की अधिकता होने के कारण कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, और मार्ग परिवर्तित करते ही बिहार में बाढ़ आ जाती है। इस वजह से ही कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इस प्रकार बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं, गंगा में नदियां हैं, वो हैं रामगंगा है, फिर है गोमती, गोमती के बाद में घाघरा है, घाघरा के बाद में गंडक है, गंडक के बाद में कोसी है। इस प्रकार ये कुल मिला के ये नदियां हैं। जबकि घाघरा की 3 सहायक नदियां भी हैं, वो है शारदा, सरयू और रप्ती। अब एक नदी है अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक से निकलने के बाद में आकर मिलती है सोनपुर के पास। सोनपुर एक जगह का नाम है, यहाँ पर आकर सोन नदी गंगा में मिलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और सोन नदी किस लिए प्रसिद्ध है? सोन नदी में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, यानी सोने के निक्षेप या प्लेसर पाने की वजह से यह प्रसिद्ध है। इस सोन नदी की एक सहायक नदी है और उस सहायक नदी का नाम है रिहंद। रिहंद नदी, रिहंद नदी जो कि रिहंद के पास में आकर सोन नदी से मिलती है। और यहाँ पर एक बांध बना रखा है रिहंद बांध, और ये रिहंद बांध वर्तमान में गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रख दिया गया, जिसको रिहंद बांध भी बोलते हैं और गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब यह है भारत के अंदर गंगा की स्थिति। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर सकती है। और बांग्लादेश में जैसे ही ये प्रवेश करती है, यहाँ पर एक बांध बना दिया और उसको किस नाम से जाना जाता है? फरक्का बांध। और फरक्का बांध से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है हुगली। हुगली नदी। हुगली नदी गंगा से ही निकलती है और वो निकलती है कहाँ से? फरक्का बांध से। और ये हुगली नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इससे पहले यहाँ पर कोलकाता शहर आ जाता है। कोलकाता शहर कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? कोलकाता नदी के ऊपर बसा हुआ है। और इस हुगली नदी के दाहिनी तरफ से आकर एक नदी आकर मिलती है जो कि छोटा नागपुर पहाड़ से चल के आती है और उस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी हुगली नदी के दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। और दामोदर नदी भी इस यमुना की तरह एक प्रदूषित नदी मानी जाती है और ये भी जैविक दृष्टि से अक्सर मृतप्राय नदी भी बोला जाता है। इस दामोदर नदी में अवसाद होने, दामोदर नदी में क्या होता है, ये कोयले के भंडार क्षेत्र के बीच में से निकलती है, कोयले के खानों में से निकलती है, इसलिए इस नदी का पानी काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, अवसाद होने के कारण इस नदी में भी बाढ़ वगैरह आ जाती है, इसलिए इस दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में भी बाढ़ वगैरह ये आती रहती हैं। इस प्रकार ये नदी यहाँ पर है। दूसरी बात ये है कि इस दामोदर नदी के ऊपर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय जल परियोजना बनाई गई थी, जिसको दामोदर घाटी परियोजना बोलते हैं। और इस दामोदर घाटी परियोजना को बनाया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार अपना ये गंगा का अफवाह तंत्र कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अपन पढ़ेंगे वो है ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। देखो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी समस्त सहायक नदियों से बना हुआ है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है, कैलाश पर्वत से होता है जो कि तिब्बत में है। इसी कैलाश पर्वत की विशेषता है कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा से नदी निकलती है सिंधु, जो कि मानसरोवर झील से। इसके उत्तर पूर्व दिशा से नदी जाती है सतलज, और इसी कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व दिशा से नदी निकलती है और वो नदी है सिंधु। और इस सिंधु नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। और ये किस नदी को बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। और कहाँ पर बोलते हैं? तिब्बत के अंदर सांगपो नदी बोलते हैं, भारत के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अब भारत में ये नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। एक बॉर्डर बना देते हैं अपन, ये भारत का बॉर्डर है। भारत का बॉर्डर तिब्बत में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। अब जैसे ही ये नदी भारत में प्रवेश करती है, और पहली बात तो ये कि नदी नामचा वरवा चोटी नाम से भारत में प्रवेश करती है। और जैसे ही ये नदी भारत में प्रवेश करती है, इसके बाईं तरफ से एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है दिहांग। बाईं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है दिहांग। दिहांग से जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक नदी आकर और मिलती है बाईं तरफ से ही, नदी का नाम है लोहित। इस लोहित नदी के मिलते ही इस ब्रह्मपुत्र नदी का, यानी कि इस सांगपो नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और इस लोहित नदी को रक्त की नदी या खून की नदी भी कहा जाता है। जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, असम में प्रवेश करती है, भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है। असम राज्य में इस नदी के दो भाग डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक नदीय द्वीप बना हुआ है। जो नदीय द्वीप किस पे, कौन सी नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब ये नदी बन गई ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर एक नदीय द्वीप बना हुआ है और उस नदीय द्वीप का नाम है मझूली। मझूली द्वीप बना हुआ है। और इस द्वीप की विशेषता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और इस नदीय द्वीप की, ये नदीय द्वीप कहाँ पर बना हुआ है? असम के अंदर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर मझूली नाम का द्वीप बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती है। अब देखो, इससे बढ़ने से पहले इसके दाहिनी तरफ से आकर एक नदी मिलती है सुबनसिरी। इस नदी का नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी आकर मिलती है। इसके बाद में आकर मानस मिलती है, एक नदी है मानस। मानस आकर मिलती है। और ये नदी फिर होता क्या है, ये फिर आ गया बांग्लादेश का बॉर्डर, यानी ये भारत हो गया, यहाँ पर आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश कर जाती है। जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, भारत की तरफ से आने वाली एक नदी, जिस नदी का नाम है तीस्ता, तीस्ता नदी आकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। विशेष बात, जैसे ही ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। यानी ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। और जो इधर से भारत से एक नदी आ रही है और उस नदी का नाम है गंगा, इस गंगा का नाम हो जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा। पद्मा नदी नाम इसका हो जाता है। जैसे ही आगे बढ़ती है ये नदी, इधर ये पद्मा बढ़ती है, उधर ये ब्रह्मपुत्र, और ये जमुना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जमुना। भारत का नाम है इसको ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी पद्मा और जमुना दोनों गोलुंडो नामक स्थान पर, गोलुंडो जो कि बांग्लादेश में है, गोलुंडो घाट है जो कि पाबना में है। गोलुंडो पाबना के अंदर पद्मा और जमुना नदियों का दोनों का संगम हो जाता है। और यहाँ से इस नदी का नाम जमुना हटकर क्या हो जाता है? पद्मा।
इस नदी को पद्मा के नाम से ही जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र यानी जमुना यहाँ बंद हो जाता है। गोलुंडों के पास में दोनों नदियों का संगम होता है। जैसे ही दोनों नदियों का संगम होता है, इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, इस नदी के आगे बढ़ते ही बाईं तरफ से एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है मेघना। मेघना नदी। मेघना नदी चांदपुर के पास में आकर इस पद्मा नदी में आकर मिलती है। जैसे ही मेघना नदी पद्मा में मिलती है, इस नदी का नाम भी मेघना ही हो जाता है। यानी गंगा हट गया फरक्का के पास में, पद्मा बना। पद्मा और ये जो जमुना नदी है दोनों मिली आपस में कहाँ पर, गोलुंड नामक स्थान पर। गोलुंडों से इस नदी का नाम पद्मा बना। जैसे ही पद्मा नदी आगे बढ़ती है और इसमें आकर मेघना नदी बाईं तरफ से आकर मेघना नदी मिलती है। जैसे ही ये नदी मेघना इसमें मिलती है तो इसका नाम इस पद्मा हटकर क्या हो जाता है, मेघना नदी। और ये मेघना नदी आगे बढ़ती है और कई प्रकार की कितनी ही खूब सारी जलधाराएं बन जाती है। यानी कि यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है और ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा बनता है बंगाल की खाड़ी के अंदर, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है फरक्का। इस फरक्का नामक स्थान पर एक बांध बना रखा है, फरक्का बांध। इस फरक्का बांध से नदी निकलती है हुगली। हुगली नदी को वास्तव में तो ये कि हुगली, ये गंगा में आए हुए अवसादों को साफ करने के लिए फरक्का बांध बनाया गया और इसी अवसादों को हुगली नदी की तरफ मोड़ने के लिए फरक्का बांध बनाया गया है। और हुगली नदी में पूरे के पूरे अवसाद चले जाते हैं। और ये हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद में इसी सुंदरवन डेल्टा में प्रवेश करती है। यानी हुगली नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा है और उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदर वृक्षों की अधिकता है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा बना। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार अपना हिमालय का अफवाह तंत्र कंप्लीट हुआ। इससे पहले अपने सिंधु नदी का अफवाह तंत्र पढ़ लिया, गंगा नदी का अफवाह तंत्र पढ़ लिया और पढ़ लिया क्या, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। यानी हिमालय अफवाह तंत्र अपना पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। अब देखो एक तो लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के होने की वजह से पहले तो कोशिश ये करना, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप घर पर ही रहें। घर पर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। फिलहाल तक कोई संभावना नहीं लग रही कि इसकी कोई वैक्सीन मिली है। वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन जब से आएगी तब तक तो बात अलग है। लेकिन वर्तमान की स्थिति तो ये है कि अपने को घर पर ही रहना है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके पास में वीडियो उपलब्ध कराएंगे, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। डीपली स्टडी करने के बाद में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हर प्रकार का वीडियो आपके पास में उपलब्ध होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर प्रकार के सब्जेक्ट का आपके पास में वीडियो हम जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास में ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत है कि आपके पास में इसकी सूचना कैसे पहुंचेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है सैनिक कैरियर एजुकेशन नाम से, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है, इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास में तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार साहब, जय श्री राम।